कहते हैं नींव अगर मजबूत होगी तो इमारत बुलंद बनेगी। तो नींव जो है वो ये प्राइमरी क्लासेस है। नंबर 2 लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या और भी कोई लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज का निर्माण भी यहीं से होता है। पके हुए गड़े पर मिट्टी चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये कच्ची मिट्टी की तरह बच्चे होते हैं। इनको जैसा हम चाहें उस रूप में हम इनको ढाल सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को आगे जाके वो लगता है कि वो मेरी राइटिंग कैसे हो गई। ये राइटिंग कोई 11th 12th या मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग करते समय डेवलप नहीं होती है। बचपन में जब वो रोती थी तो उसकी मम्मी चिल्लाकर बोलती थी जेकी आ जाएगा। उनके पास में कुत्ता रहता था, उसका नाम, कुत्ता पाला हुआ था, उसका नाम था जेकी। अब उस नर्सरी LKG फर्स्ट क्लास के बच्चे को 90% मिल भी गए, A ग्रेड मिल भी गया, और अगर वो सीखा नहीं तो सोचिए क्या फायदा होगा। तो मैंने देखा है छोटे छोटे 2 साल के 1 साल के बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है पेरेंट्स, सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि उनका जो काम है वो हो जाए, पर वो जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम का एडिक्शन है वो फिर लाइफ लोग ब्लैंक स्लेट है। लाइक उन्होंने सारे एजुकेशन सिस्टम को पेरेंट्स ने अंकों के पीछे कर दिया है कि कैसे मार्क्स ज्यादा मिल जाए। दे आर अनकट डायमंड, दे आर जस्ट लाइक स्टोन, लेकिन ये डायमंड छिपा हुआ है। इसको हम पॉलिशिंग अगर कहीं कर सकते हैं तो इस प्राइमरी एजुकेशन के इसी लेवल पे कर सकते हैं। जबकि एजुकेशन का सही जो मीनिंग है वो ये है कि एक बच्चे में सोचने समझने की शक्ति का विकास करना, और जब जरूरत पड़े तब अपनी बुद्धि को काम में लेके आगे बढ़ना। माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, डोंट रन आफ्टर मार्क्स, और अपने सपनों को बच्चों का बोझ न बनने दें। बचपन को क्या देना चाहिए? बचपन को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। तो टीचर के लिए कोई सुझाव? टीचर सिर्फ पढ़ाए नहीं, प्रेरणा दे। छोटे मन से बड़े काम नहीं होते, बुझे हुए दिल से आशा के दीप नहीं जलते, छोटे सपने देखने से बड़े सपने सच नहीं होते। तो निकाल तीर तरकस से, चढ़ा धनुष पर, साध लक्ष्य अपने लिए, परिवार के लिए, बड़े सपनों के लिए, सफलता के लिए। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा, और आप देख रहे हैं हमारा आज का खास सेगमेंट जिसका नाम है कि नींव मजबूत होगी तभी भविष्य मजबूत होगा। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मैं बात कर रही हूं बच्चों की, चाइल्डहुड पीरियड की और प्राइमरी एजुकेशन की। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों में होता है, उसके स्कूल में होता है, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहां पर बच्चा अपने संस्कार घड़ता है, अपने आप को डेवलप करता है, हर तरीके से मजबूत होता है, हर तरह का विकास वहां पर होता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या फिर इमोशनल विकास की बात करें। इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है उसकी प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि वहां से वो निखरना शुरू करता है और वहीं से नींव पड़ती है उसके भविष्य की। लेकिन बदलते दौर में, प्रतिस्पर्धा के इस युग में, डिजिटलाइजेशन के इस युग में बहुत सारे सवाल हम पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने, समाज के सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MK जैन सर, जो पिछले 40 वर्षों से उदयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, और न सैकड़ों की संख्या में सर ने इस देश को डॉक्टर्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, काफी लंबी जर्नी आपकी रही है। MK जैन क्लासेस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय और अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, यात्रा तो बहुत लंबी हो चुकी है। MK जैन क्लासेस को मैंने कॉलेज एजुकेशन के तुरंत बाद प्रारंभ कर दिया था 1986 में। उस समय तो केवल कॉलेज लेवल के बच्चों को ही कोचिंग देने का हमने सोचा था, और वो चालू भी वही किया था। लेकिन धीरे धीरे लगा कि जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो फिर हमने इस MK जैन क्लासेस को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए इसको हमने फिर तैयार किया जी। और उदयपुर में पहली बार अंडर वन रूफ हमने मेडिकल और IIT की कोचिंग चालू की। तो ये 40 साल की यात्रा में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। 800 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे संस्थान से अब तक हम समाज को दे चुके हैं, और 16,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हम इस समाज को दे चुके हैं जी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी
मुझे हमेशा लगता था कि जो बच्चा हमारे पास में एक 9th-10th के बाद में 11th-12th क्लास में आता है, तो नॉर्मली कहीं न कहीं कुछ चीज़ ऐसी मिसिंग थी कि लगता था कि उस बच्चे को जो सक्सेस बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए थी, उसमें बहुत वक्त लगता था। बच्चा 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, कई बार 3-3 ड्रॉप ले रहा था। जी। तो फिर बात में समझ में आई कि नहीं, जो गड़बड़ी है वो प्राइमरी एजुकेशन में है। हम्म। और तब वो जो आपने कहा कि नींव मजबूत होगी तो भविष्य उज्जवल होगा, तो हमने फिर नींव को मजबूत करने का काम भी प्रारंभ किया। और अब हम नर्सरी क्लास से लगाकर क्लास 12th और मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग दे रहे हैं, जी। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जी सर, प्राइमरी एजुकेशन की आज हम बात कर रहे हैं, स्पेशल इसी पर आज बात होगी। क्यों इम्पोर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के लिए? देखिए, शिक्षा के 3 लेवल हैं, उसमें से सबसे पहला लेवल है ये प्राइमरी एजुकेशन। जी। दूसरा लेवल हम कह सकते हैं जो बच्चा 8th 9th 10th में जब आता है, और तीसरा लेवल जब वो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयारी करता है और कैरियर की दौड़ में उतरता है। तो जो कहते हैं नींव अगर मजबूत होगी तो इमारत बुलंद बनेगी। तो नींव जो है वो ये प्राइमरी क्लासेस है। जी। जितना अच्छा इन प्राइमरी क्लासेस के अंदर हम बच्चों को तैयार करेंगे, उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। देखिए, प्राइमरी क्लास है जब वो पहली बार वर्बली चीजों को देखता है, समझता है, सुनता है, सोचता है। तो प्राइमरी क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो क्लास है जहां से सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। नंबर 2, लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या और भी कोई लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज का निर्माण भी यहीं से होता है। राइटिंग एंड रीडिंग, आपने देखा होगा कई लोगों को आगे जाके वो लगता है कि वो मेरी राइटिंग कैसे हो गई। ये राइटिंग कोई 11th-12th या मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग करते समय डेवलप नहीं होती है। जैसा प्राइमरी एजुकेशन में उसकी राइटिंग हो गई थी, जैसा उस टीचर ने नींव डाल दी थी, वही जिंदगी भर चली। तो मैं प्राइमरी एजुकेशन को इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि ये नींव है, यहाँ जो कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा वही पूरे जीवन भर उसके साथ चलेगा, वैसा ही उसका भविष्य बनेगा और वैसा ही वो समाज के अंदर अपना योगदान देगा। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं शिक्षा का ये पहला स्तंभ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां अगर अभिभावक अपने बच्चों का, समाज बच्चों का जितना ज्यादा ध्यान रख सकेगा उतना आगे काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहते हैं ना, पके हुए गड़े पर मिट्टी चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कच्ची मिट्टी की तरह बच्चे होते हैं, इनको जैसा हम चाहें उस रूप में हम इनको ढाल सकते हैं। दे आर अनकट डायमंड, दे आर जस्ट लाइक स्टोन, लेकिन ये डायमंड छिपा हुआ है। इसको हम पॉलिशिंग अगर कहीं कर सकते हैं तो इस प्राइमरी एजुकेशन के इसी लेवल पर कर सकते हैं। एक कहावत है कि ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं बच्चे। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बच्चे इस ब्लैंक स्लेट जो आपने कहा है वो यही प्राइमरी एजुकेशन वाला जो हिस्सा है, जब वो ब्लैंक स्लेट की तरह है। आप वो स्कूल में आता है, अगर वहां भय का वातावरण होगा तो जीवन भर वो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार मैं कॉलेज में कुछ क्लास लेने जा रहा था, तो रोड पे कुछ कुत्ते दौड़ रहे थे। मैंने एक बड़ी लड़की को एक कोने में छुपते हुए देखा, क्योंकि जब मैंने उसने मुझे आवाज लगाई, मैं उसके पास में गया तो अंकल ये कुत्ते बस निकल जाए तो मैं बाहर निकलूं। तब मुझे बाद में जब मैंने पूछा तो मालूम चला कि बचपन में जब वो रोती थी तो उसकी मम्मी चिल्लाकर बोलती थी जेकी आ जाएगा। उनके पास में कुत्ता रहता था, उसका नाम, कुत्ता पाला हुआ था, उसका नाम था जेकी। वो जेकी का डर उस छोटे से बच्चे में ब्लैंक स्लेट पे ऐसा हो गया था उस प्राइमरी क्लासेस में कि जीवन के 22-23 साल की उम्र में भी वो छोटे के कुत्ते से, पिल्ले से, मतलब प्रैक्टिकली भी आपने इसको अनुभव किया? मेरे यहाँ एक बहुत बलशाली गार्ड काम करता था। एक दिन मैंने देखा वो इधर उधर भाग रहा था, क्यों? तो उसका सब कोकरोच है इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। मतलब इतना विशाल शरीर उसका 6 फीट का, लेकिन कोकरोच के कारण मैं अंदर नहीं जा सकता बस। तो जो आपने कहा कि ब्लैंक स्लेट की तरह है, वो यही स्थिति है
यहाँ हम बच्चों को एक अच्छा सा अगर वातावरण दें, उनको सोचने और समझने की शक्ति का विकास करें, और अगर हम खुशनुमा उनको माहौल दें, खुशी का आजकल हैप्पी स्कूल का कॉन्सेप्ट है जी तो बच्चा जीवन भर खुश रहेगा, आनंद में, उसकी सोचने समझने की शक्ति में लगातार विकास होगा। इसलिए बात बिल्कुल सही है, ये ब्लैंक स्लेट वाली जो बात है वो इसी लेवल की है। जी। सर, चुनौतियां पग पग पर है, आज हर क्षेत्र में हर जगह पर बच्चों के लिए चुनौती है, तो प्राइमरी एजुकेशन भी उससे अछूता नहीं है। किस तरह की चुनौतियां आप मानते हैं? देखिए, मेरे सोचने समझने में अभी 3 तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम, क्योंकि जब मैं आजकल सब कामकाजी महिलाएं हैं या अपने भी उनके कुछ काम हैं, तो मैंने देखा है छोटे छोटे 2 साल के 1 साल के बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है पेरेंट्स, सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि उनका जो काम है वो हो जाए, पर वो जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम का एडिक्शन है वो फिर लाइफ लॉन्ग, वही ब्लैंक स्लेट है, लाइफ लॉन्ग चलता है। तो एक माँ ने अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल तो पकड़ा दिया, वो सोया हुआ देख रहा उसको, लेकिन अब वो जिद करके खाना भी तभी खाएगा जब मोबाइल देखता है, स्कूल भी तभी जाएगा जब मोबाइल देखता है, मतलब मोबाइल उसके लिए भगवान हो गया। तो एक तो जो टाइम है वो मुझे लगता है सबसे खतरनाक जो है वो मोबाइल और स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में और भी ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, आप और भी चीजों को देख जी। और इनके साथ जुड़ने से वो जो फिजिकल जो उसकी हेल्थ का, मेंटल जो हेल्थ का डेवलपमेंट होना उससे डिटेच हो जाता है। दूसरा, आजकल की एजुकेशन पद्धति रटने की विद्या। जी। बच्चों को, मैंने किसी बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट ने कहा है कि बच्चे आपके जो कहते हैं उससे ज्यादा नहीं सीखते हैं, बच्चे आपको देखते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। जी। हमारा जो दिमाग है ये अल्फाबेट ABCD में नहीं सोचता है। ये वही वाली बात है कि मूवी हमको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन किताबें हमको कम समय तक याद रहती है, और कोई कह दे तो बहुत कम समय तक याद रहता है। तो दूसरा जो मुझे लगता है खतरा वो है रटने की, और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो आजकल पढ़ाने का चल रहा है। और तीसरा, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल स्कूल भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, हमारी एजुकेशन पद्धति भी नहीं है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स, बिकॉज दे रन आफ्टर मार्क्स। उन्होंने सारे एजुकेशन सिस्टम को, पेरेंट्स ने अंकों के पीछे कर दिया है कि कैसे मार्क्स ज्यादा मिल जाए। अब उस नर्सरी, LKG, फर्स्ट क्लास के बच्चे को 90% मिल भी गए, A ग्रेड मिल भी गया, और अगर वो सीखा नहीं तो सोचिए क्या फायदा होगा। बट इस कारण से वो स्कूल्स भी, टीचर्स भी उसको एक पोएम रटाने की कोशिश करते हैं। फिर पेरेंट्स को भी मजा आता है, 4 लोग घर पे आते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दे क्लैप, अच्छा प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन वो रटने की विद्या। तो मुझे 3 बड़े खतरे लगते हैं। नंबर 1 मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम, नंबर 2 रटने का जो एजुकेशन पद्धति, और तीसरा पेरेंट्स की ये सोच, दे रन आफ्टर मार्क्स, उससे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जबकि एजुकेशन का सही जो मीनिंग है वो ये है कि एक बच्चे में सोचने समझने की शक्ति का विकास करना, और जब जरूरत पड़े तब अपनी बुद्धि को काम में लेके आगे बढ़ना। आप देखिए ना, एक कलेक्टर में और एक साधारण आदमी में क्या फर्क होता है, वो भी तो वही इंसान है, पर उस कलेक्टर के अंदर वो IQ है कि उस स्थिति को हजारों की भीड़ के सामने भी, लाखों की भीड़ के सामने भी वो निर्णय लेता है जी। इसलिए भारत के अंदर 16-17 लाख लोग इस UPSC का एग्जाम देते हैं, लेकिन हर साल केवल 500 से 700 के बीच ही IAS IPS मिलाकर बनते हैं जी। तो ये वही बच्चे हैं जिनकी बचपन में नींव मजबूत हो गई। जी सर, माहौल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने कहा कि बच्चा देख के सीखता है, मैं प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उसके माहौल की बात भी कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक बहुत बड़ी IT कंपनी बेंगलुरु की, जहाँ प्ले स्कूल में बच्चे को इस तरीके से उसे टॉर्चर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है। वो पेरेंट्स की भी अनदेखी थी, उस पर क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि माहौल इस तरह का हो गया कि शायद बच्चा भय युक्त माहौल में जीने पर मजबूर हो जाए, और वो चीजें आगे भी उसके साथ चले, क्योंकि प्री स्कूल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो ये प्री स्कूल वाला, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 8th क्लास तक को मानता हूँ प्राइमरी एजुकेशन, 8th क्लास तक, जी जी, प्री प्राइमरी और नीचे का लेवल सब मिलाकर। यहाँ सबसे पहले तो इन स्कूल्स का नाम ही हैप्पी स्कूल होना चाहिए।
सिंपल सी बात है कि खुशी का वातावरण वहां पर होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए। नंबर 2, बच्चों के राइट्स हैं, उन बच्चों के राइट्स की वहां पर पालना होनी चाहिए। बच्चों के बहुत सारे राइट्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। नंबर 3, उनके लिए जो सुविधाएं वहां होनी चाहिए, उनका कई स्कूल्स के अंदर आज भी अभाव है। हालांकि अब ये सुविधाओं तो बहुत ज्यादा हो गई है, पर इसका भी एक दुष्प्रभाव हो गया। सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई, उससे भी उसकी जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो उसमें डेवलपमेंट कम हो रहा है। तो जो आपने कहा कि माहौल और जो स्कूल में बच्चों को जो इस तरह से कभी टॉर्चर वाली बात है या है, तो उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेरेंट्स को सजग रहना पड़ेगा, और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपके इस प्रश्न को पेरेंट्स के साथ जोड़ना चाहूंगा। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को घर पर रोजाना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देते हैं, उनके बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं कम होती है जिसमें हम सुनते हैं कि बच्चों को टॉर्चर किया गया, या हम किसी स्कूल में बच्चे ने जंप मार के ऊपर से गिर गए, जयपुर में हमने सुना था, है ना। तो क्योंकि वो बच्चा फिर बोल नहीं पाता है, तो पेरेंट्स को बच्चों से, ये मैं अभिभावकों को कह रहा हूं कि रोजाना आधा से 1 घंटा बातचीत करनी चाहिए। नंबर 2, उनको स्टोरी के माध्यम से पूछना पहले हम चाहिए। सुनते थे कि दादी नानी कहानियां सुनाती थी, तो कहानी के माध्यम से उनको मोटिवेट करना चाहिए। बैठे बैठे उदाहरण के मतलब एक पेरेंट्स को प्रेरणा देने वाला बनना चाहिए, एक टीचर को बच्चों को प्रेरणा देने वाला बनना चाहिए। और तीसरा, छोटी से छोटी बात पे उसकी प्रशंसा करें। बच्चा बहुत चुप है तो भी गड़बड़ बात है, और बच्चा बहुत बोलने लग गया तो भी बहुत गड़बड़ बात है। तो सीसीटीवी कैमरा की तरह उसको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, और जरा सी भी अगर कोई अप डाउन होता है तो उसको स्कूल में तुरंत संपर्क करना चाहिए, या जहां भी, चाहे वो खेलने के लिए जा रहा है, स्विमिंग के लिए जा रहा है, किसी भी चीज के लिए जा रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ में बहुत गड़बड़ियां होनी चालू हो गई मानसिक विकृतता के कारण, और समाज के अंदर जो एक माहौल अलग तरह का है कुछ लोगों का, उसके कारण। तो ये ध्यान देना जरूर, जो अभिभावकों की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, एक बहुत लंबा सफर आपने इस फील्ड में निकाला है। किसी भी स्कूल की, किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस डे केयर सेंटर में, जो आईटी का एक बहुत बड़ा डे केयर सेंटर था, वहाँ इस तरह की चीजें हुई। उसी तरह से एक न्यूज और हमने अभी देखी कुछ समय पहले कि आंगनवाड़ी में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। सर, क्या क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए जो शिक्षकों के चयन को लेकर हो? क्या शिक्षकों को पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं, ये जो है ये इसे छोटे बच्चों को टॉलरेट कर सकेगा, संभाल सकेगा? क्योंकि सर, इंटरव्यूज के आधार पर ही अभी तक चयन हो रहे हैं, और एजुकेशन के आधार पर ही चयन हो रहा है। क्या ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो हमें ध्यान में रख के शिक्षकों का चयन करें? देखिए, शिक्षकों का चयन की और शिक्षक जो काम कर रहे हैं वो 2 सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इनफैक्ट 3 सिस्टम है। एक सरकारी सिस्टम है जहाँ पर चयन का, एग्जाम का एक बहुत बड़ा दौर है, उसके बाद टीचर वहाँ पर जाता है। एक प्राइवेट स्कूल्स का है जो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, जहाँ के टीचर्स को भी बहुत इंटरव्यू के बाद लिया जाता है, बहुत देखने के बाद, अनुभव के बाद लिया जाता है। और एक तीसरे लेवल का है जहाँ पर स्कूल चलाने के लिए किसी भी तरह के अध्यापक है उनको लिया जाता है और स्कूल को चलाया जाता है। जी, क्वालिफाइड है, उनमें स्किल है या नहीं है, फिर भी क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट स्कूल्स के पास नहीं है, तो किसी भी टीचर को ले लेते हैं। बट सिस्टम चाहे सरकार का हो, सिस्टम चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, और सिस्टम चाहे तीसरा वाला मैंने बताया जहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और किसी भी टीचर को चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो ले लेना। गड़बड़ी कहीं पर भी हो सकती है जब उस टीचर के दिमाग में मानसिक विकृति हो। जी, इन सब चीजों को अगर हमको हटाना है, इन सब चीजों का करना है, ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है उस लेवल पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। तो सरकार के आजकल बहुत सारे कानून हैं, ऐसी घटनाएं फिर भी हो जाती है, पर ऐसे बहुत सारे कानून हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है जिस पर आजकल स्कूल्स को
इन प्राइमरी लेवल के स्कूल्स को, एजुकेशन सिस्टम को पूरा अपडेट रखना पड़ता है। फिर भी ऐसी घटनाएं रुक जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बात तो वही वापस आ गई कि बच्चा जो है, मैनेजमेंट है, पेरेंट्स है, बच्चे की सारी बातों को सुने और उसकी छोटी से छोटी बातों का भी संज्ञान ले, उसको एड्रेस करे जी। क्योंकि वो बताने की कोशिश जरूर करता है लेकिन भयमुक्त वातावरण के कारण वो बोल नहीं पाता है। जी। तो अगर वो भयमुक्त वातावरण नहीं होगा, इसमें पेरेंट्स और जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, अगर वो मिलकर काम करे, टीचर्स की काउंसलिंग हो, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं होती है जी। टीचर्स के लिए। कोई बड़ी स्कूल्स में तो फिर सारे काउंसलिंग और ऐसे प्रोग्राम चलते हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल पर ऐसी नहीं होती है। तो अगर इस तरह के काउंसलिंग की और ये प्रोग्राम होंगे तो आई थिंक बच्चों के अंदर जो हम ये देख रहे हैं कुछ गड़बड़ियाँ उनके साथ होती है, ये गड़बड़ियाँ कम होगी। ओके, मतलब टीचर की भी काउंसलिंग पहले जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। और काउंसलिंग के साथ साथ टीचर्स के लिए मैं आगे की बात कहता हूँ कि ऐसा पूरी सिस्टम में ऐसी 4 से 5% ही बच्चों के साथ ऐसी गड़बड़ियाँ होती, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन टीचर्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उनको केवल पढ़ाने के लिए अक्षर ज्ञान देने वाला ही नहीं बनना चाहिए, उनको बच्चों के लिए प्रेरणा देने वाला बनना चाहिए। केवल रटाना से बढ़िया है कि उनका स्किल डेवलपमेंट करे, गेम्स के साथ साथ इन बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, टीचर्स की अगर ट्रेनिंग हो जाए जी। और टीचर खुद भी ये सोच ले तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आगे बढ़ सकते हैं। पर टीचर को बहुत, जो इस लेवल पर पढ़ा रहे हैं, मैं उन सब टीचर से कहता हूं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर हैं जो इस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के जी। क्योंकि वो हो सकता है छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं लेकिन यही वो टीचर है जो एक भविष्य को बनाते हैं। तो वो सब बधाई के पात्र हैं, वो टीचर्स भी। लेकिन डेफिनेटली आज के ज़माने में इंटरनेट और बाकी सब माध्यम से वो सीख सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी टीचिंग में और सुधार कर सकते हैं। बट कम से कम बेसिक चीज़ें, बच्चों में भय का वातावरण न बनने दें, उनको प्रेरणा दें, उनको स्टोरी के साथ खिलाएं, तो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। छोटी एज में कहते हैं कि दंड और जो बच्चों को रिवॉर्ड्स हैं या बच्चों को जो आप प्रोत्साहन के लिए करते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कई पेरेंट्स और कई टीचर्स समझते हैं कि दंड देने से शायद बच्चा डरेगा और आगे ये चीज़ नहीं करेगा, और कई ऐसे हैं जो बताते हैं कि नहीं, ऐसा हो गया तुमसे गलती, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो आप क्या समझते हैं सर, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों ज़रूरी है समय समय पर, या नहीं, दोनों ही सही है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब बैलगाड़ी में चलते थे, तब बैलगाड़ी सही थी। क्या आज बैलगाड़ी सही है? आपको यहाँ से जयपुर जाना होगा, आप बैलगाड़ी में जाएंगे आप? जी नहीं। तो उस समय वो सही था, दंड देना। बच्चों की मानसिकता वैसी थी। आपने भी सुना हुआ है, आज से 20 साल पहले हम पढ़ते थे तब भी कि टीचर हमको डांटते थे, मुर्गा बना देते थे, खड़ा कर देते थे। नहीं, आज ज़माना चेंज हो गया है। आज के बच्चे चेंज हो गए हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाते हैं, हमने तो लालटेन में पढ़ाई की, हमने तो मोबाइल फ़ोन को कभी देखा ही नहीं। बच्चे बड़े स्मार्ट हैं आजकल, बोल देते हैं। मैंने बोलते हुए सुना कि उस समय मोबाइल होता तो आप भी क्या मोबाइल के बिना रहते, और उस समय लाइट होती तो क्या आप भी लाइट के बिना रहते जी। तो कहने का मतलब है, समय के साथ साथ सब परिवर्तन होता है। अब समय बदल गया है, अब दंड वाली बातें नहीं चलेगी। अब बच्चों को प्यार से समझा के, मोटिवेट करके आगे लाना पड़ेगा। तो दंड देना मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। इनफैक्ट भाषा का प्रयोग भी टीचर्स को, अभिभावकों को बहुत सही तरीके से करना चाहिए जी। क्योंकि भाषा में भी कई बार विकृति होती है, वो भी नहीं आनी चाहिए। तो मेरा, आपने जो पूछा है, आज के ज़माने में ये दंड वाला बात तो अब चलेगी नहीं। बच्चों को प्यार से समझा के, अच्छे बातों से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज वो मेंटली इतने वीक हो जाएंगे। आप सुनते हैं ना, हमारे IIT करने के बाद में कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, IPS बनने के बाद में सुसाइड कर लेते हैं। क्या होगा? ये मेंटली वीक होने के कारण होता है जी। तो इसलिए आज के बच्चों को अब ये इससे बाहर निकल के अलग तरह से बदल गया। अब 1947 वाला बात नहीं है भारत, अब ये 2022 का भारत बिल्कुल बदल गया है। अब बच्चे खुद उठकर कहते हैं कि हमें स्कूल जाना है। पहले बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे। सर, पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका
पेरेंट्स की है। कहते हैं पहला टीचर माँ होती है, सब चीजें वही सिखाती है। पेरेंट्स के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो उन बच्चों को चाहिए टाइम, और उसी टाइम को खर्च करके पेरेंट्स पैसे कमाते हैं। उनका जवाब ये होता है कि अगर हम बच्चों को टाइम देंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे, इनकी फीस कैसे भरेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको सब काम करना है, लेकिन अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल के भरोसे ही बिल्कुल नहीं छोड़ दे कि हमने फीस जमा करा दी। कई पेरेंट्स आके बोलते हैं हमने फीस जमा करा दी, अब तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, पेरेंट्स, स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर्स ये सब मिलके जब काम करेंगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा। तो सबसे पहली चीज है पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना है जी। नंबर 1 उनकी पहली रिक्वायरमेंट है उनको समय। नंबर 2 पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ के सुविधाएं ना दें। आजकल हर पेरेंट, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि पहले हर घर में 5-6 बच्चे हुआ करते थे, 7 बच्चे हुआ करते थे, आजकल हर घर में 1 बच्चा होता है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये भी है कि पेरेंट्स को जो है वो उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जितनी आवश्यक है उतना दे जी। और तीसरी और अंतिम चीज़ है बच्चों के हर छोटी से छोटी बातों में उनकी प्रशंसा करें और बच्चों के साथ वो अपना इन्वॉल्वमेंट रखें। सर, आपने शुरुआत में कहा था कि अंक जो हैं पेरेंट्स उसके पीछे हो गए हैं कि बस अब 95% 90% से कम बच्चों को आना नहीं चाहिए। तो क्या ये मार्क्स जो होते हैं, ये 95% जो होते हैं, ये सफलता की कुंजी है, ये सफलता का पैमाना तय करते हैं? बिल्कुल नहीं, मार्क्स कभी भी सफलता का पैमाना तय नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कई बच्चे बोर्ड में 95% 12th में ले आते हैं, लेकिन उनका IIT में सिलेक्शन नहीं होता है, उनका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता है, उनका CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं होता है सिलेक्शन। इनफैक्ट वो आगे जाके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां भी नहीं होता है जी। तो बहुत सारे बच्चे, इसलिए बोर्ड में या किसी क्लास में 95% लाना सफलता की गारंटी हो गया, मैं इसको नहीं मानता हूँ। सही बात है वो बच्चे में कितनी काबिलियत है, उसका कम्युनिकेशन लेवल कितना स्ट्रांग है जी। वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसका IQ कितना स्ट्रांग है, और उसमें सोचने समझने की शक्ति कितनी है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि काबिल बनो, नंबर के पीछे मत भागो, आप अपनी काबिल बनो। जब आप काबिलियत के पीछे भागते हैं तो फिर दुनिया आपके पीछे भागती है, और जब आप मार्क्स के पीछे भागते हैं तो आप अकेले भागते हैं, आपके पीछे कोई नहीं भागता है। तो सभी जो आपने कहा, मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि मार्क्स का लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, वो क्लास में फर्स्ट आए और एक अवार्ड मिले वहाँ तक ठीक है जी, कोई 2 अवार्ड मिल गए वहाँ तक ठीक है, लेकिन इट डजंट गिव गारंटी कि लाइफ के अंदर इन मार्क्स के कारण सब कुछ अच्छा हो जाएगा जी। नई शिक्षा नीति पर आप क्या कहेंगे? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी NEP जो है वो हमारे भारत में अब लागू हो गई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है जी, अनुभव के ऊपर आधारित है, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने की है, हर तरह की लैंग्वेज को, हर तरह के सब्जेक्ट को पढ़ने की इसमें आज़ादी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 100% अगर लागू हो जाए, जो अब धीरे धीरे हो रही है, तो ये हमारे भारत के भविष्य के लिए, ये एक तरह से हमारी भारत की शिक्षा नीति है जी। लॉर्ड मेकाले की जो ब्रिटिश वाली थी शिक्षा नीति, उससे बाहर निकलेंगे और हम भारत को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा नीति पर हम चलेंगे, जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छा से आगे बढ़ पाएंगे। इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट जी। सर, मोबाइल और तकनीक का बच्चों पर क्या प्रभाव है, और इसका क्या और विकल्प या कोई स्मार्ट सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, वो मैंने शुरू में ही आपको ये मैंने बताया था कि खतरा मोबाइल और स्क्रीन टाइम से, लेकिन अगर बैलेंस्ड वे में अगर, क्योंकि हम मोबाइल से बच्चों को बाहर तो नहीं निकाल पाएंगे। जब हम, क्योंकि आप मेरे से पूछेंगे कि भविष्य की शिक्षा नीति क्या होगी, तो मैं कहूँगा भविष्य में अगले 5 से 10 सालों के अंदर ये सब कुछ एजुकेशन पद्धति ऑनलाइन हो जाएगी जी। जब ऑनलाइन हो जाएगी तो डेफिनेटली मोबाइल का ही प्रयोग होगा, लैपटॉप का ही प्रयोग होगा, स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा। तो बैलेंस्ड वे में जी। इन प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स का कंट्रोल होता है, मोबाइल का कितना डेटा कंज्यूम किया, क्या उसको देखना है, ऐसे ऐप होते हैं, क्या नहीं देखना है। अगर इन सब बातों का ध्यान रख लिया जाए और लिमिटेड
टाइम के लिए अगर बच्चे इन मोबाइल का प्रयोग करें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, जी। तो मोबाइल का भी स्क्रीन टाइम अगर एक्सेस हो गया और अगर आप देखती जा रहे हैं तो फिर तो कुछ होना नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस वे में अगर मोबाइल का उपयोग लिया जाए तो एआई का दौर आने वाला है। मैं सोचता हूँ एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सीनियर लेवल हो, कोई भी हो, ये हमेशा बेनिफिशियली रहेगा जी। और ये नीड भी है। जी सर, पेरेंट्स से अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा योगदान होता है, इसलिए उनको आप समय दीजिए जी। उनको अच्छा वातावरण दीजिए, उनको नंबर के पीछे भागने वाला मत बनाइए। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो आप उसको क्या सिखा सकते हैं और उसकी काउंसलर से मिलकर उसकी हॉबी के बारे में, उसकी रुचि किस में है। अगर वो गेम्स में है, अगर सचिन तेंदुलकर को मैं केमिस्ट्री पढ़ा था तो शायद वो पूरे विश्व में भारत रत्न उसको नहीं मिलता जी, है ना। क्रिकेट खेल के भारत रत्न मिल गया। वैभव सूर्यवंशी के हाथ में अगर फिजिक्स की किताब पकड़ा दी होती मैंने तो शायद वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, पर आज 15 साल की उम्र के अंदर वो इंडिया टीम में है, अपने गेम्स के, अपने खेल के बूते के ऊपर। तो कहना ही चाहता हूँ पेरेंट्स से कि बच्चों को जो उनकी रुचि है उसके पीछे भागने दें, उनको चलने दें, अपने सपनों का बोझ उनके ऊपर न डालें। जी सर, अब हमारे लिटिल स्टार के लिए तारे ज़मीं पर एक छोटे हम रैपिड फायर करेंगे, कुछ सवाल हैं उनके जवाब मैं जल्दी जल्दी आपसे चाहूंगी। सर, भविष्य की प्राथमिक शिक्षा एआई बेस्ड और क्रिएटिविटी पे आधारित होगी। जी सर, सबसे आवश्यक बात बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सबसे आवश्यक बात है कि वो रटे नहीं, जी, समझें, डरे नहीं, आगे बढ़े। माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव? डोंट रन आफ्टर मार्क्स और अपने सपनों को बच्चों का बोझ न बनने दें। बचपन को क्या देना चाहिए? बचपन को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। सर, टीचर के लिए कोई सुझाव? टीचर सिर्फ पढ़ाए नहीं, प्रेरणा दें। थैंक यू सर, आप हमारे शो पर आए और इतनी अच्छी जानकारी अभिभावकों को आपने पहुंचाई, इसके लिए थैंक यू। तो ये थे एम.के. जैन सर जो आज प्राइमरी एजुकेशन पर हमें बहुत सारी बातें बता चुके हैं। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा जो अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में डालना चाहते हैं, डाल रहे हैं, और जो पेरेंट्स मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हमें जो मार्क्स हैं वो कभी भी सफलता का पैमाना तय नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों को खुला छोड़ें, उनकी रुचि को समझें और उन्हें बचपन जीने दें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।